नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। विदेश दौरे के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 6 दिनों के विदेश दौरे के बाद भारत पीएम मोदी लौटे हैं और अमेरिका और मिस्र का यहां पर दौरा किया गया। दिल्ली पहुंचने पर पालम एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही दिल्ली के सांसद भी पालम एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने भी स्वागत किया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि विदेशी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आए और इस दौरान उनका स्वागत किया गया। तो दिल्ली के तमाम सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे थे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तिरुवनंतपुरम का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें, आज तिरुवनंतपुरम जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष के दौरे से पहले तिरुवनंतपुरम में तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। तो दक्षिण का ये दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम जाएंगे और इस दौरान चुनावी शंखनाद जेपी नड्डा करते नजर आएंगे। जनसभा है जिसको संबोधित भी किया जाएगा और इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें उनके द्वारा कही जाती है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन मिशन 2024 जिस पर बीजेपी का पूरी तरीके से फोकस है, यहां पर किस तरीके से विजय रथ को आगे बढ़ाया जाए, उसको देखते हुए लगातार दौरे पे दौरा यहां पर जेपी नड्डा और तमाम दिग्गज नेता कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए आज तिरुवनंतपुरम जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वो प्रचार प्रसार करते नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में जो दौरा होने वाला है जेपी नड्डा का, उसके लिए तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, कब तक पहुंचेंगे तिरुवनंतपुरम, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी देर में वहां तिरुवनंतपुरम पहुंच जाएंगे, चूंकि तमाम जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है। और ये जो दौरा है या यूं कहें जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस लिहाज से भी कि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का काफी इस बार फोकस रहने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि वहां पे पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं तैयारी लगभग पहले से पूरी कर ली गई थी। ऐसे में थोड़ी देर का वक्त बचा है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां से मंच को संबोधित करेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो अगर राष्ट्रीय नेताओं की बात करें, कुछ राष्ट्रीय नेता भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम के भी तमाम जो लोकल बीजेपी के लीडर्स हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर वहां पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुलिस बल के जवान की बात करें और सैनिक बलों के जवान की बात करें, वहां पे तैनाती की गई है। तो निश्चित रूप से तैयारी पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और 9 साल में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो खासतौर पर अगर हम बात करें दक्षिण भारत के राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से एक बैठक भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे नहीं बताया गया है कि ये बैठक होगी कि नहीं होगी, लेकिन बताया जा रहा है क्योंकि तमाम जो वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक बैठक भी हो सकती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए भी नजर आ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं संबोधन के बाद संभव बताया जा रहा है कि संभवतः ये बैठक हो सकती है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का तिरुवनंतपुरम माना जा रहा है। बिल्कुल, और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है पीयूष, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण की सीटें जीतना बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण भी है। क्योंकि यहाँ पर अगर राज्यों की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में पहले सरकार बीजेपी की थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलों की घड़ी भी पैदा हो जाती है। और क्योंकि अब मिशन 2024 भी है, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें किस तरीके से जीती जाए, इसको लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। जब जनसभा होगी और उस दौरान जितने लोग यहां पर जुटेंगे, इससे क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या बीजेपी का जनाधार अभी भी है बरकरार या नहीं? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई जहां पे बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं बड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर वोट शेयर बड़ा है, और खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पहले से उतना मजबूत नहीं रहा है, वहां पे मजबूत धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चेहरों को कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के राज्यों में उतारा जा रहा है, चुनाव प्रचार कराए जा रहे हैं, लगातार बैठकें आयोजित कराई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीटें मानी जाती थी, या यूं कहें कि जो इलाका होता है, चाहे पूर्वोत्तर की बात करें, दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पैठ नहीं है या यूं कहें थोड़ी बहुत कमजोर है, वहां पे मजबूत पैठ बनाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मंथन दिल्ली में भी बैठकर किया था। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे थे, और कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के तमाम जो राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और बीजेपी हर उस सीट पर कहीं ना कहीं रणनीति बना रही है कि भारतीय जनता लेकिन देखिए पीयूष, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, द केरला स्टोरी, जिसको मुखर होकर बीजेपी के द्वारा उठाया गया था। तो यहाँ पर पहले से ही साधने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, और अब क्या ये देखा जाएगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से जनता को कई बड़ी सौगातें भी दी जा सकती है, और कई ऐसी बातें जनता के सामने रखी जा सकती है कि उनका जनाधार बढ़े, उनका जनाधार बने। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या केंद्र सरकार की तमाम जो ऐसी योजनाएं हैं वो कई योजनाएं राज्यों में चल रही हैं, और मुफ्त राशन की अगर हम बात करें तो आपने देखा है किस तरीके से जब भी तमाम जो जनसभाएं होती हैं, तमाम चाहे हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल भी अपने संबोधन में उसका जिक्र किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तमाम बातों का जिक्र करते हैं, केंद्र सरकार की तमाम जो बेहतर योजनाएं हैं उसके बारे में जनता को बताते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य और भी आगे की क्या कुछ योजनाएं हैं खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों के लिए मंच से आज बताते हुए नजर आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सिंगल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो, अगर कहीं किसी सीट पर नुकसान होने की संभावना है तो वहां पे किस तरीके से पहले से तैयारी कर ली जाए, खासतौर पर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बना रही है। और इसी कड़ी में आपने देखा कि तमाम चाहे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई थी और इसमें कहीं ना कहीं तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई थी। और खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में अगर हम बात करें वहां पे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति कैसे बने, इसको लेकर चर्चा हुई थी। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का तिरुवनंतपुरम दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चाहे जनसभा के लिहाज से बात करें या जो बैठक संभवतः हो सकती है उस लिहाज से बात करें। चलिए, इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा जेपी नड्डा के द्वारा ये देखना भी होगा। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं जम्मू दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको बता दें कि जम्मू में सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे रक्षा मंत्री, और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा सुरक्षा के लिहाज से भी है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जम्मू जाएंगे और इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। एक दिवसीय ये दौरा रहने वाला है राजनाथ सिंह का, और इस दौरान सुरक्षा सम्मेलन में वो भाग लेंगे। किस तरीके से सुरक्षा की जा रही है, इसकी तैयारियों का भी वो जायजा ले सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे, ये भी जानकारी है। और इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में बेहद करीब है, और इसको देखते हुए अब प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो चुका है। और इसी के तहत रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं जम्मू, और यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं, तमाम तरीके के निर्देश देने वाले हैं। आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, रणनीति को लेकर चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो लखनऊ से खबर है, जहां कल कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फील्ड के अफसरों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, बैठक करेंगे, तमाम विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। कानून व्यवस्था समेत ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी और चर्चा की जाएगी।
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तरीके के निर्देश भी दे सकते हैं। हालांकि इस बैठक में क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, योगी सरकार आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि कल आपको बता दें कि समीक्षा बैठक की जाएगी कानून व्यवस्था को लेकर। ये बैठक होगी और कल शाम का वो समय बताया जा रहा है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ने वाले हैं। फील्ड के अफसरों के साथ यहां पर बैठक होगी और तमाम तरीके के निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं। तो लखनऊ से खबर है जहां पीडब्ल्यूडी में तबादलों के लिए सहायक अभियंताओं से आपको बता दें कि विकल्प अब दिए जाएंगे। पिछले साल तबादलों में हुई गड़बड़ी से पीडब्ल्यूडी ने सबक लिया है और पीडब्ल्यूडी ने तबादले की श्रेणी में शामिल 136 एई को बुलाया है। एई से तबादलों के विकल्प लेकर मौके पर तैयार होगी सूची और 2 साल के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले एई को भी दिया जाएगा इसमें अवसर। लगातार 3 साल से एक ही स्थान पर तैनात एई को अब प्राथमिकता इस दौरान दी जाएगी। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, किस तरीके का कदम ये है, कितनी सहायता इसमें मिलेगी पीडब्ल्यूडी में तबादले के लिए? अब सहायक अभियंताओं से विकल्प दिए जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो लगातार पिछली बार जब पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले हुए थे तो तबादलों को लेकर लगातार सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े पैमाने पर अफसरों पर कार्रवाई की थी, जिसमें तत्कालीन विभागाध्यक्ष और ईएनसी को सस्पेंड भी किया गया था। पूरे मामले को लेकर जांच बैठाई गई थी, कई चीफ जो इंजीनियर्स थे उन पर भी कार्रवाई हुई थी। तो इस बार पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था अपना रहा है, जिसमें जो भी एई मतलब सहायक जो अभियंता होंगे उनके तबादलों के लिए उनको लखनऊ बुलाया गया है। साथ ही साथ उनको वो जिलों की सूची सौंपी जाएगी जिन जिलों में उनके तबादले किए जा सकते हैं। हालांकि इस सूची को सौंपे जाने के बाद इनमें उन जिलों के नाम काट दिए जाएंगे जिन जिलों में तबादले नहीं किए जा सकते और ये सूची सहायक अभियंताओं को दे दी जाएगी। वो अपनी सुविधानुसार अपने 3 विकल्प दे सकते हैं, उन विकल्पों में से ही उनको एक जगह तैनात कर दिया जाएगा। हालांकि जो सहायक अभियंता एक स्थान पर 3 साल या उससे ज्यादा समय से तैनात है उनको इस तबादला सेशन में वरीयता दी जाएगी, जिसके बाद चीजों को कहीं न कहीं पारदर्शी ढंग से करने की कोशिश होगी ताकि तबादलों पर कोई सवाल ना उठे, जिसको लेकर पूरी तरीके से ये सारा सिस्टम ऑनलाइन किया जाएगा और तत्काल मौके पर ही अधीक्षण अभियंता अपने अनुमोदन के साथ ही तबादले का आदेश जारी करेंगे ताकि बाद में तबादलों को लेकर कोई सवाल ना उठे। एसके, कब से इस पर काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, इस पर आज ही जितने भी सहायक हैं उनको लखनऊ बुलाया गया है और आज ही उनको ये सूची दी जाएगी, जिसके बाद वो अपने जो भी मनपसंद की जगह है उसको तय करेंगे। जिसके बाद अगर वो जगह खाली होगी तो उन जगहों पर उनका तबादला कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो पटना से खबर है जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बैठक, आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में बैठक हुई और पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पटना आवास पर यह बैठक हुई है और पार्टी के एनडीए में शामिल होने पर इसमें चर्चा की गई। आपको बता दें आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए इसको लेकर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने ये कहा है कि हमारे कार्यकर्ता गरीब हो सकते हैं लेकिन उनके हौसले किसी से कम नहीं है। पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं ने यह साबित करके दिखा दिया है कि हमारी पार्टी किसी से कम नहीं है। तो यहां पर आपको बता दें कि पटना में बैठक हुई और तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की गई है। एनडीए में शामिल होने पर भी इसमें चर्चा की गई, ये भी जानकारी है। आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे कार्यकर्ता गरीब भले ही हो सकते हैं लेकिन उनके हौसले किसी भी तरीके से कम नहीं हुए हैं। वहीं बिहार के भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड के अंतर्गत खैरा पंचायत के जमालपुर गांव विकास से वंचित है। जमालपुर गांव के जनता का ये कहना है कि वर्तमान मुखिया अहमद हुसैन ने चुनाव के समय में वादा किए थे कि
चुनाव में जीतने के बाद विकास की गंगा बहेगी। वहीं जमालपुर गांव के बीच से गुजर रहे नदी को साफ सफाई कर गांव को बेहतर बनाएंगे। लेकिन आपने जो वादे किए उससे आप मुकर गए। तो भागलपुर से तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर जिस तरीके से वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, इस तरीके का आरोप यहां पर लगाया गया है। ग्राम प्रधान ने विकास के वादे कर पलटा और बताया जा रहा है कि खैरा पंचायत की जमालपुर गांव विकास से पूरी तरीके से वंचित है। यहां विकास नहीं हो पा रहा है। ग्राम प्रधान ने विकास के वादे जरूर किए थे, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि यहां किसी भी तरीके का विकास नहीं किया गया है। तो लगातार भागलपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब से मुखिया बना है अहमद हुसैन जी, तब से जो है 1 नंबर वार्ड में एक भी योजना नहीं चलाया गया है, न 1 रुपया का जो है कम हुआ। खाली स्थान से निरंजन यादव के घर तक तो चुनाव में वादा किया था कि जब हम चुनाव जीत करके जाएंगे तो गाड बाल और इस नदी का जो है सफाई कर देंगे, जो कि आज तक वो सफाई नहीं हुआ। इससे किसान का लगभग जो है 200 एकड़ ज़मीन जो है बर्बाद हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, पानी से डूब जाता है और फसल नहीं होता है। पूरा जो है नदी में गाद जमा है, इसके चलते कहीं पानी नहीं निकल पाता है। जब से मुखिया बना है अहमद हुसैन जी। देखो, साफ तौर पर लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरीके के वादे यहाँ पर किए गए वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। जो तस्वीरें सामने लगातार आ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की गई है, क्योंकि बिहार के भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के अंतर्गत खैरा पंचायत के जमालपुर गांव विकास से वंचित है। जमालपुर गांव की जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि वर्तमान के जो मुखिया है अहमद हुसैन, उन्होंने चुनाव के समय में वादा किया लेकिन उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है। वहीं बिहार में बीजेपी ने आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन कर काला दिवस पर चर्चा भी की गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी भोजपुर द्वारा कांग्रेस द्वारा देश पर थोपी गई आपातकाल की याद में काला दिवस से मनाया गया। काला दिवस पर मुख्य कार्यक्रम प्रबुद्ध सम्मेलन स्थानीय जैन धर्मशाला सभागार में किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गा राज और संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रेम पंकज ललन ने किया। राहुल गांधी विदेश में जाके ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। उनको राहुल गांधी जी को चाहिए और कांग्रेस को चाहिए कि 1975 के अंदर जिस तरह का आपातकाल लगा के देश में तानाशाह सौंपा गया था, संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्या वो लोग वहीं 48 साल पहले कल ही के दिन लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक जिद और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के एक हस्ताक्षर से अचानक से सब कुछ बदल गया। विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और तानाशाही का खेल शुरू हो गया। आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य ने एक लेख लिखा है जिसमें इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से करते हुए ये लिखा गया है कि आपातकाल को भुला देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोकतंत्र के उस काले अध्याय को याद रखना जरूरी है। उस दौर का सबक हर पीढ़ी को जानना वाकई क्या जरूरी है, अब इस रिपोर्ट में देखिए। जब खत्म हो गया था लोकतंत्र, जब पहली बार भारत ने देखी तानाशाही, लोकतंत्र के काले अध्याय के पूरे हुए 48 साल। 25 जून 1975 की वो काली रात हिंदुस्तान का लोकतंत्र कभी नहीं भूल पाएगा, जब अचानक से उसका गला घोट दिया गया। हर तरह की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई।
प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया गया और विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। शहर शहर इंस्पेक्टर राज स्थापित हो गया। सरकार के विरोध में जिसने भी बोला उसकी जुबान जबरन बंद करा दी गई। आपातकाल की 48वीं बरसी पर आरएसएस के मुखपत्र ने एक लेख लिखा है जिसमें इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की है। कहा जाता है कि तानाशाही का रास्ता जो है मौत के दरवाजे पर ही जाकर के खत्म होता है। हिटलर को अंततः जो है तानाशाही की कीमत चुकानी पड़ी। ठीक उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को इस देश की जनता ने पूरी तरह से उखाड़ फेंका और जनता पार्टी की सरकार बनी। जीवंत राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, लेकिन यह तभी संभव हो पाता है जब आपातकाल को जो है पूरी तरह से याद रखा जाए, क्योंकि बुराई को याद करके ही जो है अच्छाई की शर्तों को लागू किया जा सकता है और बुराई को जो है जड़ और मूल से समाप्त किया जा सकता है। लेख में लिखा है, अगर यूरोप नाजीवाद और फांसीवाद के सच को विस्मृत कर देगा तो वहां फिर से वही सब होने से बचना संभव नहीं रह जाएगा। यही स्थिति भारत के साथ है। यदि हम आपातकाल को विस्मृत कर देंगे तो हमारे लिए भी अपने लोकतंत्र को बचाए रखना संदिग्ध हो जाएगा। आपातकाल की लोमहर्षक कहानी लाखों लोगों को जेल में बंद करके लोकतंत्र का, कानून का, संविधान का, मर्यादा का, हर तरह की संस्था का, न्यायपालिका का गला घोटकर स्वयं को सत्ता में बनाए रखने की तानाशाही सनक की कहानी है। इन बीती बातों को मानकर छोड़ना वैसे ही होगा जैसे यूरोप में किसी नाजी पार्टी को पनपने देना। साफ है, इस लेख पर अगर गौर करें तो कुछ बातें तो समझ में आती हैं। जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, वहां जब आपातकाल के जख्म मिलते हैं तो यकीनन भविष्य के लिए ये बड़ा सबक होना चाहिए। आपातकाल का जख्म जिसने झेला, जिन लोगों पर अत्याचार हुए, जिन लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई, उस पीढ़ी के लोग आज उस दौर को याद करके सिहर उठते हैं। यही वजह है कि बीजेपी लगातार आपातकाल के मुद्दे को उठाती रही है और हर साल 25 जून को काला दिवस मनाती रही है। इस कड़ी में इस बार भी बीजेपी पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ इसे युवाओं तक पहुंचा रही है। जो पिछली सरकारों का दंश है, जनता को जानना चाहिए कि देश के प्रति किन किन सरकारों ने क्या किया है और जनता की सरकार जनता के द्वारा है, इसलिए जनता के सामने पहुंचना चाहिए कि क्या पिछली सरकारों ने देश के साथ इमरजेंसी क्रिएट करके क्या क्या किया। इसके लिए बीजेपी ने इमरजेंसी पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। जनसंपर्क अभियान के दौरान इसे युवाओं को दिखाया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने उन लोगों को खास तौर पर बुलाया जिनका जन्म 1975 के बाद हुआ। 21 महीने की इमरजेंसी को झेलने वाले लोगों को भी बुलाया गया। मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल को विपक्ष नेता अघोषित आपातकाल से जोड़ते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि असली आपातकाल की तस्वीर दिखाकर युवाओं को ये बताया जाए कि आखिर कांग्रेस ने किस तरह लोकतंत्र का गला घोटा था और असली आपातकाल को झेलने वाले लोगों के अनुभव के जरिए उस दौर को नई पीढ़ी को बता रही है कि आखिर वास्तव में असली तानाशाही कहते किसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।